अध्याय 1 सिर में बीमारी। अनुवादक लेगे, संपादक लेगे। अफरा तफरी भरे अंधेरे में युवा रेन शियासु जाग गया और अपने माथे पर पसीना बहाने लगा। फिर उसने दरवाजे पर खड़े लगभग 14 वर्षीय लड़के को देखा। लियुआन, क्या कुछ हुआ? रेन शियासु ने पूछा। लियुआन नाम से प्रेरित इस लड़के का पूरा नाम यान लियुआन था। अपनी शक्ल से यान लियुआन एक बहुत ही खूबसूरत और मासूम व्यक्ति की तरह लग रहा था। हालांकि वह अपने हाथों में एक हड्डी का चाकू पकड़े हुए था और दरवाजे पर पहरा दे रहा था। उस समय रात बहुत हो चुकी थी, लेकिन उसने अपना चेहरा बंद नहीं किया, हालांकि वह बहुत नींद में लग रही थी, क्योंकि उसने रात भर निगरानी की थी। यान लियुआन ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, सब ठीक है। आपके सिर में ये बीमारी आखिर है क्या? शहर का डॉक्टर भी यह नहीं बता सकता कि उसे क्या बीमारी है। तुम्हें ऐसी चीज़ों के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो अनुभव कर रहा हूँ वह कोई बीमारी नहीं है। रेन शियासु ने चिंता से कहा, जल्द ही सुबह हो जाएगी और मैं शिकार करने निकल जाऊंगा। थोड़ी देर सो जाना चाहिए ताकि तुम स्कूल के लिए समय पर उठ सको। ठीक है, यान लियुआन ने उदास होकर सिर हिलाया। लेकिन इस तरह के बंजर इलाके में पढ़ाई करने का क्या मतलब है? ये भविष्य में आपके लिए उपयोगी होगा, रेन शियाओजू ने अकाट्य स्वर में कहा। मैं भी शिकार पर जाना चाहता हूँ, यान लियुआन ने मुंह बनाया। अगर ऐसा कुछ हो गया तो रात में कौन निगरानी करेगा? मैं, जो बेहोश हूँ। रेन शियासु उठ खड़ा हुआ और शहर के केंद्र से पानी लाने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि भोर के बाद ऐसा करना कम खतरनाक था। रात के समय वहां कानून व्यवस्था का अभाव था। डॉट 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 बादलों से भरे आकाश में काले बादल लगातार फैले हुए थे। अंततः ऊपर से एसिड रेन की एक बूंद गिरी। तेज हवाओं के साथ यह बूंद उड़कर रेन शियासु के सामने गिरी। रेन शियासु जंगल में जमीन पर लेटा हुआ था। उसने भौहें सिकोड़ी और महसूस किया कि आज वह थोड़ी बदकिस्मती थी, क्योंकि उसके शिकार आने से पहले ही एसिड की बारिश आ गई। किसी ने बताया कि इस बंजर भूमि में कभी भी उसे जानवरों से सावधान रहना होगा। लेकिन रेन शियासु को लगा कि उस व्यक्ति ने बाकी सब कुछ अनकहा छोड़ दिया, क्योंकि इस बंजर भूमि में अभी भी कई चीजें एक व्यक्ति को मार सकती हैं। उनमें से एक एसिड वर्षा थी। हालांकि रेन शियासु ने अभी भी कोई कदम नहीं उठाया। अगर वह आज कुछ शिकार नहीं पकड़ पाता तो वह यान लियुआन एसिड रेन से होने वाली बीमारी से मरने से पहले भूख से मर जाएगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। रेन शियासु की आकृति तब खुली की खुली रह गई जब उसने किसी पक्षी के पंख फड़फड़ाने की आवाज सुनी। हालांकि उसकी सांस की लय नहीं बदली। रेन शियासु ने एक पेड़ की टहनी का उपयोग करके एक काली छतरी खड़ी कर ली थी और उसके आगे थोड़ी दूर पर कुछ काली चोटी के टुकड़े दिए थे। वह बड़े पक्षी पत्तियों के पास उतरा और चारों ओर चौकन्ने होकर देखने लगा। वास्तव में पक्षी का आकार काली से ज्यादा छोटा नहीं था। वह उसी स्थान पर खड़ा होकर अपने पंखों को संवार रहा था। रेन शियासु ने कोई हरकत नहीं की और इंतजार करना जारी रखा। अंततः पक्षी ने अपनी सतर्कता कम कर दी और वह चोर की तरह कढ़ाई की ओर चुपके से बढ़ने लगा। हालांकि जब वह कड़ाही के नीचे की सीमा में घुसा और रोटी के टुकड़ों पर चोंच मारने के लिए अपना सिर नीचे करने ही वाला था, तो रेन शियासु ने अपने हाथ में रस्सी को जोर से खींचा। इसके तुरंत बाद युवक उछल पड़ा और बेलगाम जंगली गधे की तरह कड़ाही की ओर दौड़ा। इससे पहले कि बड़ा पक्षी कड़ाही को पलट पाता, उसने अपनी पूरी ताकत जुटाई और अपने शरीर का इस्तेमाल करके कड़ाही को नीचे गिरा दिया। ओह, रेन शियासु ने राहत की सांस ली, क्योंकि उसने इस गौरैया को पकड़ने के लिए पूरी रात इंतजार किया था। सौभाग्य से आज उसकी मेहनत बेकार नहीं गई, खासकर तब जब ऐसे अच्छे अवसर मिलना मुश्किल था। संघर्षरत गौरैया के कठोर पंखों को कड़ाही से टकराने पर कड़ाही के अंदर से खटपट की आवाज आई। इस समय शरणार्थी गढ़ से घड़ी की घंटी की छोटी सी धुन गूंजी। रेन शियासु ने मुड़कर शहर की ओर देखा। उसे आश्चर्य हुआ कि वह यान लियुआन को कब गढ़ के अंदर रहने के लिए ला पाएगा। रेन शियासु के लिए गढ़ में रहने वाले लोग भाग्यशाली थे, क्योंकि उन्हें बंजर भूमि के खतरों का सामना नहीं करना पड़ा। हालांकि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छानुसार उस स्थान में प्रवेश नहीं कर सकता था। ठीक इसी समय कड़ाही में हलचल काफी हद तक शांत हो गई। उसने एक आह भरी और जांच की कि क्या फटा हुआ कपड़ा उसके हाथ के चारों ओर मजबूती से बंधा हुआ है। फिर रेन शियासु ने कड़ाही को धीरे से ऊपर उठाया ताकि उसमें एक छोटा सा छेद बन जाए और उसने अपना हाथ अंदर डाल दिया। उसने बड़ी गौरैया को उसके पैरों से पकड़ने की कोशिश की। हालांकि जीवन हमेशा इतना आसान नहीं था। रेन शियासु ने अपना हाथ कड़ाही के नीचे डालते ही चिल्लाया। रेन शियासु ने अपना हाथ बाहर निकाला और अपनी हथेली को देखा। उसके अंगूठे और तर्जनी के बीच का जाल खून से लथपथ था, क्योंकि फटा हुआ कपड़ा भी उसे गौरैया की तीखी चोंच से बचा नहीं पा रहा था। रेन शियासु को गुस्सा आ गया। उसने अपनी फटी हुई जैकेट उतारी और उसे अपने हाथ में लपेट लिया। फिर उसने अपना हाथ फिर से कड़ाही के नीचे डाला और इस बार गौरैया को उसकी गर्दन से पकड़ लिया। उसने गौरैया को कड़ाही के नीचे से निकाला और अपनी बाह में दबा लिया। उसके हाथ के जोरदार घुमाव से गौरैया की गर्दन टूट गई और वह लंगड़ाने लगी। इस समय रेन शियासु को अपने दिल में एक चुभन महसूस हुई, क्योंकि बड़ी गौरैया के पंजों ने उसकी जैकेट में कई छेद कर दिए थे। अचानक उसका दिमाग खाली हो गया और रेन शियासु घुटनों के बल गिर पड़ा। ऐसा लगा जैसे उसके सिर के अंदर एक बड़ी तांबे की घंटी ठोक दी गई हो। फिर वह एक अराजक अंधेरे में उतर गया। अरे नहीं, पहले तो ये बीमारी आधी रात को ही होती थी, लेकिन अब तो ये पहले ही आ गई है। ये पहली बार नहीं था जब उसकी बीमारी ने बढ़ावा दिया था। शहर के लगभग सभी लोगों को पता था कि उसके सिर में कुछ गड़बड़ है और उसका दर्द कभी कभी बढ़ जाता था। केवल रेन शियासु ही जानता था कि यह दर्द नहीं बल्कि भ्रम की स्थिति थी जिसे वह अनुभव कर रहा था। एक मिनट रुको, इस बार ये पहले से अलग था। उसके दिमाग में छाई काली धुंध छट गई थी और उसके पार एक महल दिखाई दिया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। रेन शियासु की आंखें खुल गईं और वह खड़ा हो गया। उसने खुद को अविश्वास से देखा। मैं इतनी जल्दी यहाँ आ गया। उसे मूल रूप से महल के स्वरूप को करीब से देखने का मौका मिला था, लेकिन वह बेहतर जानता था बेहोश रहने और यहाँ जंगल में मरने के बीच कोई अंतर नहीं था। अभी उसे उस शहर में वापस जाना था जो गढ़ 113 के बाहर स्थित था, इससे पहले कि आकाश एसिड वर्षा के साथ खुल जाए। रेन शियासु ने गौरैया की टांगें आपस में बांधी और उसे अपने कंधे पर लटका लिया।
फिर उसने बड़ी कड़ाही उठाई और उसे अपने सिर पर उल्टा करके भाग गया। टर कड़ाही पर बारिश की बूंदें गिरने लगीं। कड़ाही उसकी छतरी में बदल गई थी। लेकिन इससे पहले कि वह भाग पाता, एक व्यक्ति की आकृति उसके रास्ते में आ खड़ी हुई, जिसके हाथ में हड्डी का चाकू था। अपना शिकार मुझे दे दो। लेकिन इससे पहले कि वह व्यक्ति अपनी बात पूरी कर पाता, उसने देखा कि एक बड़ा सा बर्तन उसके करीब आ रहा है और उसके चेहरे पर आकर रुक गया। धिक्कार है। लुटेरा पीछे की ओर गिर पड़ा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि रेन शियासू का हमला इतना तेज होगा, और यह इतना जोरदार भी था। फिर उसने देखा कि रेन शियासू ने बर्तन को नीचे किया, फिर उसे वापस ऊपर उठाया और अपने सिर के ऊपर रखकर छाते की तरह इस्तेमाल किया। ये सब एक ही निरंतर गति में हुआ। लुटेरा अभी जमीन पर गिरा भी नहीं था, फिर भी रेन शियासू पहले ही दूर भाग रहा था। डाकू आसमान की ओर मुंह करके जमीन पर लेट गया, तभी तेजाब की बारिश होने लगी। ये थोड़ा दर्दनाक था और उसके चेहरे पर चुभन पैदा कर रहा था। इसमें कुछ ऐसा था जो वह समझ नहीं पा रहा था। क्या ज्यादातर परिस्थितियों में उनके बीच कुछ बातचीत नहीं होनी चाहिए? इस युवक को कितनी बार ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ा होगा जब उसने इतनी सहजता से प्रतिक्रिया की हो? कुछ ठीक नहीं था। उसे उस युवक के कदमों की आहट फिर से सुनाई दे रही थी। लुटेरा जल्दी से उठकर बैठ गया और पीछे मुड़कर देखने लगा। उसने पाया कि वह युवक उसके पास वापस आ रहा था। रेन शियासू ने वापस लौटने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन उसने अपने मन में महल से एक आवाज को स्पष्ट रूप से गूंजते हुए सुना, कार्य अपना शिकार किसी और को उपहार में दो। ये किसने कहा? रेन शियासू ने मुड़कर कुछ अनिश्चितता के साथ डाकू के पास वापस चला गया। डाकू ने घबराकर कहा, चलो इस पर बात करते हैं। अरे ये ठीक नहीं है, मैं यहाँ पीड़ित हूँ। रेन शियासू ने लुटेरे को करीब से देखा। उसने देखा कि आसपास कोई और नहीं था। तुम्हें ये गौरैया चाहिए? रेन शियासू ने पूछा। डाकू की आंखें चमक उठीं। हाँ, ये लो, इसे ले लो। रेन शियासू ने बिना कुछ बताए गौरैया को उस आदमी की बाहों में ठूंस दिया। वह परिचित लेकिन तटस्थ आवाज फिर से गूंजी, खोज पूरी हो गई। पुरस्कार मिला, बेसिक स्किल डुप्लीकेशन स्क्रॉल। आप इसका इस्तेमाल किसी दूसरे व्यक्ति के कौशल सीखने के लिए कर सकते हैं। रेन शियासू दंग रह गया, क्योंकि उसे अपने मन में एक चमड़े का चर्मपत्र प्रकट होता हुआ महसूस हो रहा था। एक कौशल दोहरा स्क्रॉल जिसका उपयोग वह किसी और के कौशल की नकल करने के लिए कर सकता है, जैसे शिकार करना, जीवित रहना या कोई और कौशल। 9VL-0 मीटर पर नई कहानियों के लिए चेक। घोड़े ने बड़ी गौरवान्वित महिला को अपनी ताकत में ढाल लिया और अपना आभार व्यक्त करने लगा। तुम एक अच्छे इंसान हो। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, उसने देखा कि रेन शियासू ने गौरैया को वापस पकड़ लिया और फिर वहां से भाग गया। यह उलझन में था। वह रेन शियासू की पीछे हटी हुई आकृति को देखती रही, जैसे वह भाग रही हो। यह आदमी क्या बकवास है? ये क्या चाहता है? अध्याय 2। इस दुनिया ने कभी आंसुओं पर भरोसा नहीं किया। अनुवादक लेगे, संपादक लेगे। रेन शियासू डकैती और अचानक बेहोशी की वजह से हमेशा की तुलना में देर से लौटा। चूंकि उसने आसमान को काला होते देखा था, इसलिए उसे पता था कि इस समय अपने शिकार के साथ शहर से गुजरना बेहद खतरनाक होगा। नवीनतम अपडेट के लिए नोवेलबन को पर जाएं। दिन के समय तो लोग व्यवस्था बनाए रखने के लिए घर से बाहर निकल आते थे, लेकिन रात में वे लोग वापस घर में लौट आते थे। बेशक घर के लोग ये सब अच्छे इरादे से नहीं कर रहे थे। उन्हें बस यही चिंता थी कि अगर शहर में बहुत ज्यादा अराजकता फैल गई तो इसका असर शरणार्थियों द्वारा किए जा रहे शारीरिक श्रम पर पड़ेगा। ओह, ऐसा लग रहा है कि रेन शियासू को आज काफी फसल मिली है। जब रेन शियासू हंडा लेकर शहर की ओर भागा तो एक गंदे चेहरे वाले व्यक्ति ने उसका स्वागत किया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने जन्म से ही अपना चेहरा नहीं धोया हो। शहर के ज्यादातर लोग ऐसे ही दिखते थे। ज्यादातर दिन वे कुछ खाने के बदले में काम करने के लिए पास की कोयला खदान में जाते थे। वे जो कोयला निकालते थे उसे घर में पहुंचाया जाता था और बदले में मजदूरों को जिंदा रहने के लिए बस काली रोटी या आलू मिलते थे। ये केवल कोयले का खनन नहीं था। घर में किए जाने वाले सभी आवश्यक गंदे काम शरणार्थियों द्वारा किए जाते थे। चूंकि शहर में कुएं का पानी राशन पर मिलता था, इसलिए हर किसी को प्रतिदिन मिलने वाला पानी तय था और कोई भी इसे ज्यादा मांगने की हिम्मत नहीं करता था। इसके अलावा आसपास शायद ही कोई साफ पानी का स्रोत था, या यूं कहें कि कोई भी साफ पानी का स्रोत इतना खतरनाक था कि वहां जंगली जानवर पानी पीने के लिए इकट्ठा होते थे। इसलिए शहर में हर कोई हमेशा इतना गंदा दिखता था कि कोई भी उनके चेहरे को साफ साफ नहीं देख सकता था। रेन शियासू भी इसका अपवाद नहीं था। हालांकि रेन शियासू ने पहले कभी कोयला खदान में काम नहीं किया था। उसके पास जीवित रहने का अपना तरीका था। रेन शियासू ने किसी का भी जवाब नहीं दिया जो उसे नमस्कार कर रहा था। वह बस जल्दी से जल्दी अपनी झोपड़ी में वापस जाना चाहता था। रेन शियासू ने शहर में जाने के लिए एक अलग रास्ता लिया। उसे थोड़ी दूर से ही किले की ऊंची दीवारें दिखाई देने लगीं। ये बहुत दमनकारी लग रहा था, क्योंकि जब उसने ऊपर देखा तो उसे ऊपर का हिस्सा भी नहीं दिखाई दे रहा था। शहर में पत्थर की ज्यादा इमारतें नहीं मिली, क्योंकि ज्यादातर लोग झुग्गियों में ही रहते थे। रेन शियासू ने शुरुआत में काफी आराम से काम किया था, लेकिन शहर में घुसते ही वह चौकन्ना हो गया और उसने अपनी कमर से हड्डी का चाकू भी निकाल लिया। सड़क पर माहौल तनावपूर्ण हो गया, मानो झोपड़ियों में किसी तरह का खतरा छिपा हो। लेकिन रेन शियासू के हाथ में हड्डी का चाकू होने के कारण धमकी देने वाले लोगों ने खुद को रोक लिया। यहाँ रहते हुए रेन शियासू ने जो पहली बात सीखी वह ये थी कि यान लियुवान के अलावा किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। सड़क के किनारे बनी झोंपड़ी से फुसफुसाहटें आ रही थीं। रेन शियासू ने और भी शिकार का मांस पकड़ा है। इसे खेल कैसे माना जाएगा? ये तो सिर्फ एक गौरैया है, लेकिन यह उस गौरैया से अलग है जिसे हमने प्राचीन पाठ्यपुस्तकों में देखा था। मुझे लगता है कि प्रलय से पहले के चील भी इसी आकार के थे। उसे मत भड़काओ। झोंपड़ी के अंदर से फुसफुसाहट बंद हुई। ऐसा लग रहा था कि किसी को रेन शियासू के अतीत के बारे में पता है। रेन शियासू ने अपनी झोपड़ी का पर्दा उठाया। उसमें से गर्मी ने उसे कम तनावग्रस्त कर दिया। जब यान लियुवान, जो झोपड़ी में बैठकर अपना होमवर्क कर रहा था, ने रेन शियासू को वापस आते देखा तो वह सुखद आश्चर्यचकित हुआ। क्या तुमने गौरैया पकड़ी?
तुमने मिट्टी के तेल का लैंप क्यों नहीं जलाया? रेन शियासू ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। यान लियुआन आमतौर पर एक शरारती बच्चा था, लेकिन रेन शियासू के सामने, जो उसके बड़े भाई की तरह था, वह आश्चर्यजनक रूप से विनम्र हो गया। मैं हमारे लिए कुछ ईंधन बचाना चाहता था। क्या होगा अगर तुम्हें निकट दृष्टि दोष हो जाए? रेन शियासू ने गौरैया को नीचे रख दिया। यान लियुआन की आंखें चमक उठीं। स्कूल टीचर ने चश्मा नाम की किसी चीज का जिक्र किया जो प्रलय से पहले भी मौजूद थी, लेकिन अब सिर्फ गढ़ में ही मिल सकती है। अगर हमारे पास ऐसा कुछ है तो हमें अब निकट दृष्टि दोष की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। रेन शियासू ने इस कथन को तिरस्कार के साथ लिया। मैंने पहले भी किसी को वह चीज पहने देखा है जिसका तुमने जिक्र किया है, लेकिन अपनी दृष्टि को किसी ऐसी चीज पर निर्भर रखना जो यहाँ जंगल में कभी भी गिर सकती है, यह मौत के समान है। अपने शिक्षक की बकवास मत सुनो। वह जो कुछ भी कहता है वह सब सही नहीं होता। ओह, यान लियुआन ने सिर हिलाया और कहा, तो फिर आप मुझे अभी भी स्कूल भेजने पर जोर क्यों देते हैं? रेन शियासू का गला रुक गया। तुम क्यों बड़बड़ाते रहते हो? मैं आपके साथ शिकार पर कब जा सकता हूँ? यान लियुआन ने पूछना जारी रखा। तुम सिर्फ 14 साल के हो। तुम शिकार पर क्यों जाना चाहते हो? अगर तुम स्कूल में अच्छे नंबर लाते हो तो तुम्हें शिकार पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेन शियासू ने कहा, क्या शिकार करने के बजाय अकाउंटिंग, फिजिक्स या केमिस्ट्री सीखना ज्यादा बेहतर नहीं है? क्या आप केवल 17 वर्ष के नहीं हैं? यान लियुआन को यकीन नहीं हुआ। इस युग में असभ्य लोगों ने भी ज्ञान के महत्व को पहचाना। यही कारण था कि एक शिक्षक शहर में जीवित रह सकता था। शहर में चाहे कोई भी मुसीबत क्यों ना आए, शिक्षक हमेशा सबसे सुरक्षित व्यक्ति होता था, क्योंकि कोई भी उसे निशाना नहीं बनाता था। हालांकि ट्यूशन महंगी थी, अन्यथा रेन शियासू खुद भी कक्षाओं में भाग लेने जाता। रेन शियासू ने कढ़ाई को सहारा दिया और उसी समय गौरैया का कुशलतापूर्वक चीर फाड़ किया। आज शिक्षक ने क्या बात की? मैं तुम्हें केवल गौरैया का मल खाने की अनुमति दे सकता हूँ। मुझे कल बाजार में बाकी सब बेचना है। क्या तुम्हें चोट लगी है? यान लियुआन ने रेन शियासू के हाथ पर घाव देखकर भौहें सिकोड़ लीं। उसे गौरैया ने चोंच मार दी थी और घाव से अभी भी खून बह रहा था। बड़ी कड़ाही एक छड़ पर लटकी हुई थी और झोंपड़ी के अग्निकुंड में जलती हुई आग हर बार रेन शियासू के चेहरे को रोशन कर रही थी। ये सिर्फ एक खरोंच है। झोपड़ी में सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर बाद रेन शियासू ने बर्तन से गौरैया के पके हुए अन्न निकाले और उन्हें यान लियुआन को दे दिया। खाओ। यान लियुआन की आकृति अचानक लाल हो गई। मुझे यह नहीं चाहिए। तुम्हें ये लेना चाहिए क्योंकि तुम्हें अपना घाव ठीक करना है। मैं बस थोड़ा सा सुपर लगन। रेन शियासू ने कहा, मेरे पास अभी भी कुछ काली रोटी है जो मैं खा सकता हूँ। मैं कुछ नहीं खा रहा हूँ। तुम्हारा घाव बिल्कुल भी नहीं पचता है। मैंने कुछ दिन पहले शहर में किसी को संक्रमण के कारण मरते देखा था, क्योंकि हमारे पास काटने और चबाने के लिए कोई दवा नहीं है, यान लियुआन ने जिद करते हुए कहा और उसके चेहरे पर दर्द लगभग भरे लगे। पा, रेन शियासू ने अचानक यान लियुआन के चेहरे पर तमाचा मारा और कहा, ये याद रखना, जब तक हम इस दुनिया में हैं तब तक तुम और मैं कभी नहीं रो सकते। इस दुनिया पर भरोसा नहीं करती। रेन शियासू ने आगे कहा, देखो हमारे आसपास किस तरह के लोग हैं। अगर तुम ठीक से खाना नहीं खाओगे और किसी रात मुझे चाकू मारोगे तो मेरा क्या होगा? मैं तुम्हें स्कूल भेजूंगा क्योंकि मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे जैसे व्यक्ति नहीं बनोगे जो केवल शिकार करना जानता है। तुम्हारे पास एक अनूठा कौशल है। जब तक तुम मेहनत से पढ़ाई करोगे तब तक जीविका कमाने के लिए मेरे जैसे जंगल में पूरे दिन काम करने की जरूरत नहीं होगी। मैं तुम्हें स्कूल इसलिए भेजूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम उनके जैसे जंगली बन जाओ। यान लियुआन ने अचानक रेन शियासू से गौरवैया के निर्माण के लिए उन्हें निगल लिया। वह अंत में अपने आंसू रोकने में कामयाब रही क्योंकि वह रेन शियासू की तरह मजबूत बनना चाहती थी। हम आओ और खाने के बाद एक साफ कपड़े से घाव पर पट्टी बांधने में मेरी मदद करो, रेन शियासू ने कहा। ठीक है, यान लियुआन ने जवाब दिया। जब हम बाहर होते हैं तो तुम हमेशा चिंतित होते हो, तो जब हम घर पर होते हैं तो तुम हमेशा चिंतित क्यों हो जाती हो? रेन शियासू ने आह भरी। क्या आज शहर में कुछ हुआ? ओह हाँ, यान लियुआन ने साफ कपड़े की तलाश करते हुए कहा। लोगों का एक समूह घर से यह कहते हुए बाहर आया है कि वे गढ़ 112 तक ले जाने के लिए एक दिशानिर्देश की तलाश कर रहे हैं। वे सीधे जिंग पर्वत से होते हुए वहां जाना चाहते हैं। वे गढ़ 112 पर जाना चाहते हैं। रेन शियासू एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर भौहें सिकोड़ लीं। वे जिंग पर्वत के रास्ते वहां जाने पर भी जोर दे रहे हैं। क्या ऐसा लगता है कि वे तुम्हें दफनाने आएंगे? शहर में हर कोई जानता है कि तुम बाहर की जमीनों से परिचित हो। यान लियुआन ने पलकें झपकाते हुए कहा, मैंने सुना है कि वे स्ट्रॉन्ग होल्ड 113 में एक बैंड के संगीतकार और गायक हैं जिन्हें स्ट्रॉन्ग होल्ड 112 में प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित किया गया है। हालांकि मैंने पहले कभी कोई गायक नहीं देखा है। मैं नहीं जा रहा हूँ। रेन शियासू ने अपना सिर हिलाया और कहा, अगर वे लोग जाना चाहते हैं तो उन्हें जिंग पर्वत के रास्ते जाने दें। मैं चाहता हूं कि तुम उनसे दूर रहो। उन लोगों में कुछ अजीब बात है। इस समय रेन शियासू के मन में उलझन थी। ऐसी दुनिया में जहां अभी भी कोई पेशेवर गायक और संगीतकार बैंड में हैं, गढ़ के अंदर क्या चल रहा होगा? रेन शियासू अचानक ये जानने के लिए उत्सुक हो गया। अध्याय 3, एक महल। अनुवादक लेगे, संपादक लेगे। रेन शियासू पहले ही सो चुका था। जंगल में इतने लंबे समय तक इंतजार करने के बाद वह केवल एक गौरैया ही पकड़ पाया। हालांकि उसने ज्यादातर समय जमीन पर लेटे लेटे और स्थिर रहकर बिताया, लेकिन अनुभव रखने वाला कोई भी व्यक्ति जानता होगा कि ऐसी स्थिति में सतर्क रहना वास्तव में बहुत थका देने वाला था। सोने से पहले उसने यान लियुआन को फिर से निर्देश दिया, अगर तुम उन लोगों को देखो तो उनसे दूर रहो। ऐसा नहीं हो सकता कि वे नहीं जानते कि जिंग पर्वत कितने खतरनाक हैं। ज्यादातर लोग वहां से गुजरने से बचना चाहेंगे, फिर भी वे उस रास्ते से जाने पर जोर देते हैं। मेरी सहज बुद्धि मुझे बताती है कि यह कोई आसान मामला नहीं है। ठीक है, यान लियुआन ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया। समझ गया। असल में रेन शियासू और यान लियुआन एक अजीबोगरीब टीम थी। कुछ साल पहले वे एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते थे।
बाद में रेन शियासू ने युवा यान लियुआन की रक्षा करने का फैसला किया क्योंकि उसने अनजाने में यान लियुआन के रहस्य का पता लगा लिया था। इसके अलावा उसका सिरदर्द उसे बहुत लंबे समय से परेशान कर रहा था, इसलिए उसे रात में निगरानी रखने के लिए किसी की जरूरत थी। उस समय रेन शियासू ने यान लियुआन से साफ शब्दों में कहा था कि वे केवल आपसी लाभ के कारण एक टीम है। लेकिन समय बीतने के साथ ये जल्द ही स्पष्ट हो गया कि क्या उनकी साझेदारी में कोई भावनाएं शामिल थीं या क्या यह अभी भी आपसी लाभ के लिए थी। यान लियुआन हमेशा बाहर बहुत चतुर व्यक्ति रहा है। वह केवल रेन शियासू के सामने एक आज्ञाकारी मेमने की तरह व्यवहार करता था। कभी कभी यान लियुआन कहता था कि वह केवल इसलिए जीवित है क्योंकि रेन शियासू ने उसे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी। हालांकि रेन शियासू ने कभी इस बात को स्वीकार नहीं किया था। फिलहाल रेन शियासू सिर्फ ये जानना चाहता था कि उसके दिमाग में किस तरह के बदलाव आए हैं। उसने आज रात बहुत देर तक इंतजार किया क्योंकि वह देखना चाहता था कि क्या ये बीमारी जो उसे परेशान कर रही थी फिर से वापस आएगी। अंत में वह अराजक भ्रमित नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे जब वह उलझन में होता था तो महल हमेशा छिपा रहता था, लेकिन अब भ्रम की वह काली धुंध आखिरकार छंट गई। रेन शियासू ये देखना चाहता था कि महल के अंदर वास्तव में क्या है। जब यान लियुआन ने देखा कि रेन शियासू उसके बगल में लेटा हुआ है तो उसने चुपचाप हड्डी का चाकू उठाया और झोंपड़ी के प्रवेश द्वार पर बैठ गया जहां पर पर्दा लगा हुआ था। चूंकि यह लगभग गिरने वाला था इसलिए उसे थोड़ी ठंड महसूस हुई। इसी समय बारिश रुक गई। झोपड़ी के पर्दे वाले दरवाजे के बाहर से कदमों की आवाज आ रही थी। बारिश के बाद कीचड़ भरी सड़क पर जूतों के चलने से एक अनोखी फिसलन भरी आवाज आ रही थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। किसी ने पर्दे के दरवाजे का एक कोना उठाया। हालांकि इससे पहले कि आगंतुक पर्दे के दरवाजे को एक तरफ उठा पाता, यान लियुआन की हड्डी का चाकू उस व्यक्ति की गर्दन पर दबा दिया गया। यह एक सुंदर चेहरा था। एक सुंदर महिला बाहर खड़ी थी। यान लियुआन ने जब उस महिला को देखा तो उसकी भौहें तन गईं। वह कोई अजनबी नहीं थी, वह पास में ही रहती थी। महिला मुस्कुराई। लियुआन, तुम अभी भी जाग रहे हो? शियासू कहाँ है? मैंने सुना है कि वह वापस आ गया है। वह पहले ही सो चुका है, बड़ी बहन शियाओयू। यान लियुआन मुस्कुराया। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो मुझे बताओ। शियाओयू का चेहरा थोड़ा अस्वाभाविक लग रहा था। क्या इस बार बाहर जाने पर उसे चोट लगी? उसका हाथ एक गौरैया ने काट लिया था। लेकिन बड़ी बहन शियाओयू, आपको मेरे भाई के बारे में इतना चिंतित होने की जरूरत नहीं है ना? आखिरकार आप उससे 8 साल बड़ी हैं। रेन शियासू के सो जाने के बाद यान लियुआन ने बाहरी लोगों से निपटने में अपनी उम्र से ज्यादा परिपक्वता अपनाई। चाहे वह उस व्यक्ति को जानता हो या वे कुछ भी कहें, उसने हड्डी के चाकू को उसकी गर्दन से दूर नहीं किया। शियाओयू ने अपने बैग से सिगरेट और लाइटर निकाला। यह एक रोड सिगरेट थी जो केवल कोयला खदानों, बिजली संयंत्रों और गढ़ के नियंत्रण में आने वाली अन्य संपत्तियों में वितरित की जाती थी। बहुत से सक्षम मजदूर वहां न केवल पैसे और भोजन के लिए बल्कि सिगरेट के लिए भी काम करने जाते थे। उन्हें हर दिन काम करने के बदले एक सिगरेट मिलती थी। ऐसे में काम के बाद रात में लोगों का एक बड़ा समूह नियमित रूप से एक साथ इकट्ठा होकर धूम्रपान करते हुए देखा जा सकता था। रेन शियासू ने एक बार यान लियुआन को समझाया था कि सिगरेट में संभवतः कुछ बहुत ही नशीला पदार्थ मिलाया गया था। हालांकि ये स्पष्ट था कि शियाओयू को सिगरेट उन जगहों पर काम करने से नहीं मिली थी। शियाओयू ने सिगरेट जलाई और 2 गश खींचे। वह कुछ सोच रही थी। तुम बदमाश शैतान, मैं तुम दोनों को अपना छोटा भाई मानती हूँ। ओह, यान लियुआन ने अचानक पूछा, क्या तुम्हें सर्दी लग गई? शियाओयू दंग रह गया। हाँ, क्या मेरी आवाज थोड़ी कर्कश लग रही है? नहीं, यान लियुआन ने अपना सिर हिलाया और हंसा। मैंने देखा कि कश लेने के बाद धुआं तुम्हारी नाक से बाहर नहीं आ रहा था। जियाओयू अवाक रह गया। किसी कारण से जियाओयू को लगा कि यान लियुआन उसे बहुत पसंद नहीं करता। तो मैं सबसे पहले वापस जाऊंगा, शियाओयू ने कहा। जब तुम्हारा भाई जाग जाए तो उसे कहना कि मैं आया हूँ। ठीक है, यान लियुआन मुस्कुराया। मैं संदेश आगे भेज दूंगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। शियाओयू के चले जाने के बाद रेन शियासू ने अचानक यान लियुआन के पीछे से कहा, भविष्य में बड़ी बहन शियाओयू को परेशान मत करना, यह उसके लिए भी आसान नहीं है। भाई, वह सभ्य नहीं है, यान लियुआन ने कहा। इसके अलावा वह केवल इसलिए तुम्हारे करीब रह रही है क्योंकि वह जानती है कि तुम शिकार करते समय हमेशा सफल होते हो। यहाँ कौन सभ्य है? रेन शियासू ने शांति से कहा। इस दुनिया में कोई भी सभ्य व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। हर किसी का हाथ उसकी जीवन स्थितियों से मजबूर होता है। हम केवल उससे खुद को दूर कर सकते हैं। उसका मजाक मत उड़ाओ। एक पवित्र स्त्री जो बहुत सभ्य हो इस शहर में जीवित नहीं रह सकेगी। रेन शियासू ने कुछ देर सोचा और कहा, उसने ये भी नहीं बताया कि वह मुझे पसंद करती है। इसके अलावा क्या तुम्हें यकीन है कि वह सिर्फ इसलिए मेरे करीब आ रही है क्योंकि मैं शिकार करने में सफल हूँ, और इसलिए नहीं कि मैं सुंदर हूँ? भाई, सभी ने महीनों से अपना चेहरा नहीं धोया है। यहाँ हर कोई मूल रूप से एक जैसा ही दिखता है। यान लियुआन अवाक रह गया क्योंकि उसने रेन शियासू को देखा। भाई, क्या तुम सो नहीं गए? तुम अभी तक क्यों जाग रहे हो? मैं बस सोच रहा था, रेन शियासू ने संक्षिप्त स्पष्टीकरण देते हुए कहा। रेन शियासू सो नहीं रहा था क्योंकि वह अपने मन में महल के रहस्यों की खोज कर रहा था। गोलाकार महल में दीवारों पर पुरानी लकड़ी की थीम लगी हुई थी जिससे ये किसी विशाल शोरूम जैसा लग रहा था। हालांकि उन्होंने यह नहीं देखा कि शोरूम में डिस्प्ले कैबिनेट में क्या रखा हुआ था क्योंकि वे काले धुंध से ढके हुए थे। कमरे के बीच में एक मेज थी जिस पर पीतल का टाइपराइटर रखा हुआ था। यह एक पुराना टाइपराइटर था जिस पर टाइप करते समय तेज आवाज आती थी और कैटाक्लिज्म के बाद से यह बहुत लंबे समय से अस्तित्व में नहीं था। इस टाइपराइटर पर केवल 24 पीतल की चाबियां थीं। उनमें से प्रत्येक पर एक अक्षर उकेरा गया था। निष्पक्ष, सकारात्मक, ईमानदार, वास्तविक, सुखद, दयालु, अमीर, मजबूत आदि। एक तरह से कहें तो यह सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर था। लेकिन ऐसा लग रहा था कि टाइपराइटर को असीमित मात्रा में चमड़े के चर्मपत्र के साथ आपूर्ति की गई थी और किसी भी प्रकार के प्रकार पर पीतल की चाबियों के बिना ही यह आपका चल सकता था।
वर्तमान में इस पर दोपहर के दौरान दिखाई देने वाले शब्दों की 2 छोटी पंक्तियां थीं। क्वेस्ट, अपना कैच किसी और को उपहार में दें। क्वेस्ट पूरा हुआ। बेसिक स्किल डुप्लीकेशन स्क्रॉल से सम्मानित किया गया। आप इसका उपयोग किसी अन्य व्यक्ति के कौशल सीखने के लिए कर सकते हैं। इस सामग्री का स्रोत NOVL by N। वह ये नहीं बता पाया कि वह ये सब कल्पना कर रहा था या इसके पीछे कोई और कारण था। किंवदंती के अनुसार कुछ लोग अपनी आध्यात्मिक इच्छा के स्तर के आधार पर स्मृति महल बना सकते हैं और एक काल्पनिक दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन रेन शियासु को लगा कि उसका महल स्मृति महल के वर्णन से थोड़ा अलग लग रहा था। वह अपनी पकड़ी हुई मछली किसी और को उपहार में क्यों देना चाहेगा? क्या ये लेखक उसे एक अच्छा इंसान बनाना चाहता था? क्या आप ऐसे संसार में एक अच्छा इंसान बन सकते हैं जहां चरित्र को बहुत महत्व दिया जाता है? नरक में रास्ता नहीं। इस समय उनकी चेतना विशाल महल के केंद्र में खड़ी थी और उन्होंने अपने चारों ओर प्रदर्शनकारी शौचालय को देखा। ऐसा लग रहा था कि डिस्प्ले टीवी के अंदर आइटम तैर रहे थे, लेकिन वे अंधेरे से छिपे हुए थे। उस काली धुंध ने रेन शियासु को यह देखने की अनुमति नहीं दी कि अंदर क्या तैर रहा था। ये प्रदर्शन स्थल महल के गुंबद से जुड़े हुए थे, इसलिए यह एक विशाल संग्रहालय जैसा लग रहा था। रेन शियासु ने एक पहिए के पास जाकर काली धुंध में तैरती हुई वस्तु को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, वह काली धुंध के प्रतिरोध को भेद नहीं सकती। यह एक ऐसी शक्ति थी जिसका उपयोग वह अभी तक नहीं कर सकता था। यदि रेन शियासु को यह पता होता कि महल वास्तविक है या नहीं, तो उसे उसके अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए कार्य करना होगा। अध्याय 4, भाग्य भी एक प्रकार का कौशल है। अनुवादक, लेगे संपादक, लेगे। रेन शियासु ने कहा, मेरे पास भी किसी प्रकार का कौशल हो सकता है। झोंपड़ी के प्रवेश द्वार पर बैठे यान लियुवान ने बारिश के बाद तारों से भरे आसमान को देखने के लिए दरवाजा खोला और दंग रह गया। तुम्हारा मतलब है? मुझे अभी भी यकीन नहीं है। मुझे इसे आजमा कर देखना होगा। रेन शियासु यान लियुवान के पास बैठ गया। शहर में प्रचलित किंवदंतियों के अनुसार कोई व्यक्ति हवा से ट्रेन खींच सकता है। मुझे पहले इस पर विश्वास नहीं था, लेकिन जब मैं तुमसे मिला तो मुझे लगा कि यह एक संभावना हो सकती है। अब जबकि मेरे पास भी एक अजीबोगरीब हुनर है, तो यह मुझे बहुत अजीब लगता है। यान लियुवान का कौशल भाग्य था। यह समझना बहुत ही मुश्किल काम था। जब यान लियुवान ने रेन शियासु के लिए सफल शिकार से लौटने की इच्छा जताई, तो एक गौरय रहस्यमय तरीके से उसके पैरों पर आकर गिर पड़ी, भले ही वह जंगल में घूमते समय कुछ भी नहीं कर रहा था। हालांकि इस कौशल का एक दुष्प्रभाव भी था। यान लियुवान को आमतौर पर बुखार हो जाता था जो कम नहीं होता था, या इच्छा करने के बाद उसे कोई अन्य छोटी मोटी बीमारी या दुर्घटना हो जाती थी। यही कारण था कि रेन शियासु शुरू में यान लियुवान की रक्षा करना चाहता था। पहले तो उसे इस पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन बाद में उसके पास इस सच्चाई को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अचानक आसमान में एक उल्कापिंड चमक उठा। यान लियुवान ने अवचेतन रूप से इच्छा करने के लिए अपने हाथ जोड़े। हालांकि उसे रेन शियासु ने रोक दिया। तुम कोई इच्छा मत करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे साथ कुछ होने वाला है। आजकल रेन शियासु को यान लियुवान की किस्मत पर बहुत कम निर्भर रहना पड़ता था, क्योंकि वह बड़ी सफलता के साथ शिकार करने में सक्षम था। उसे अब अपने कौशल का इस्तेमाल करने के लिए यान लियुवान की जरूरत नहीं थी, और यान लियुवान भी उसकी इच्छा के विरुद्ध नहीं जाता था। दुबले पतले यान लियुवान ने शूटिंग स्टार को गायब होते देखा। वह विचारों में खोया हुआ था। शूटिंग स्टार इतनी जल्दी क्यों आते और चले जाते हैं? क्या होगा अगर लोग समय पर इच्छा पूरी न कर सकें? रेन शियासु ने कुछ देर सोचा और जवाब दिया, वे शायद इतनी जल्दी इसलिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि वे वास्तव में किसी की इच्छाओं को सुनना नहीं चाहते हैं। यान लियुवान ने अपना सिर घुमाया और रेन शियासु को एक खाली नजर से देखा। यान लियुवान रेन शियासु का रात्रि चौकीदार था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसे रात भर पहरा देना था। रेन शियासु उसके साथ बारी बारी से काम करता था। आखिरकार यान लियुवान को दिन में भी स्कूल जाना था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यह एक कष्टदायक स्थिति थी, क्योंकि पर्याप्त नींद न मिल पाना एक बड़ी समस्या थी। लेकिन ऐसे माहौल में जीवित रहने के लिए, चाहे वह रेन शियासु हो या यान लियुवान, उनके पास ये कदम उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सुबह सुबह रेन शियासु यान लियुवान को बाहर ले गया। वे अपने साथ रेन शियासु की बड़ी कड़ाही समेत अपनी कीमती चीजें ले गए। यह उम्मीद की जाती थी कि रात को जब वे वापस आएंगे तो कोई उनकी झोपड़ी में तलाशी लेगा। मैंने सुना है कि गढ़ में रहने वाले लोग रात में अपने दरवाजे बंद नहीं करते क्योंकि कोई उनकी चीजें नहीं चुराएगा। यान लियुवान अपनी पीठ पर एक बिस्तर पर धो रहा था, जबकि उसने रेन शियासु को एक जुएं पकड़ते हुए देखा जिसे वह जहां भी जाता था साथ लेकर जाता था। ये लगभग उनकी सारी थी। यान लियुवान जब भी स्कूल जाता था तो वह अपने साथ बिस्तर लेकर जाता था। अन्य पाठ्यक्रमों के साथ भी लगभग यही स्थिति थी। सबको इसकी आदत थी। बकवास। हालांकि रेन शियासु गढ़ में रहने के लिए उत्सुक था, लेकिन उसने यह मानने से इनकार कर दिया कि वहां कोई ऐसी जगह है जहां लोग रात में अपने दरवाजे खुले छोड़ देते हैं। कुछ लोगों की मानसिकता यह है कि गढ़ में रहने वालों की पात भी अच्छी महकती है और वहां की हवा मीठी होती है। यान लियुवान ने कहा, लेकिन फिर भी आपको हर जगह उस अंजीर को अपनी पीठ पर नहीं धोना चाहिए। तुम क्या जानते हो? रेन शियासु ने कहा, मेरे लिए इस चटनी को पाना आसान नहीं था। मैं इससे खाना बना सकता हूं और गौरैया पकड़ सकता हूं। अगर हम इसे खो देंगे तो हम अपना दिन कैसे बिताएंगे? रेन शियासु ने एक हाथ से मुकुट को कंधे पर रखा था और दूसरे हाथ से बड़े गौरैया को उल्टा पकड़ा था। रास्ते में कई लोग ईर्ष्या भरी नजरों से रेन शियाओजू को देख रहे थे। यह महत्वपूर्ण था कि मनुष्य अब खाद्य श्रृंखला में शीर्ष पर नहीं है। अफवाहें थीं कि पहले के समय में गौरैया ताड़ के आकार से भी छोटी होती थीं, लेकिन ऐसे में ऐसे पक्षी भी चौचिते लोगों को मार सकते हैं। हर कोई गौरैया को पकड़ नहीं सकता था, या फिर उसे पकड़ने के लिए जंगल में पूरे दिन इंतजार करने का धैर्य नहीं रखता था। उन सभी ने लंबे समय से मांस और मछली के व्यंजन नहीं देखे थे, इसलिए अगर वे रेन शियासु से ईर्ष्या नहीं करते तो ये झूठ होगा। रेन शियासु ने यान लियुवान को गढ़ के शहर के द्वार तक पहुंचाया। वे छोटे छोटे पत्थरों से ढके हुए थे और दबा हुआ महसूस कर रहे थे। जब वे इस स्थान पर पहुंचे तो वहां की वास्तुकला में उल्लेखनीय परिवर्तन दिखाई देने लगे और उन ईंटों से बना घर भी दिखाई देने लगा।
जैसे जैसे वे गढ़ के पास पहुंचते गए, ये स्थान साफ सुथरी, धाम और समृद्ध दिखने लगी। यहाँ रहने वाले लोग संभवतः गढ़ में रहने वाले लोगों के रिश्तेदार थे। संभवतः वे चापलूसी करने में माहिर थे या उनके रिश्तेदार अंदर रहते थे। लेकिन चाहे जो भी हो, इन सभी चट्टानों को दूषित माना जाता था और उन्हें गढ़ के अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। रेन शियासू एक दुकान में गया जिसके प्रवेश द्वार पर किराने की दुकान का बोर्ड लगा था। यहाँ सिगरेट, माचिस, धातु के बर्तन, खाने पीने की चीजें और कपड़े जैसी सभी तरह की चीजें बिक रही थीं। लेकिन बहुत ज्यादा उम्मीदें थीं। दुकान में मौजूद बूढ़े आदमी को जब रेन शियासू ने देखा तो बहुत खुश हुआ। ये तो बहुत बड़ी गौरैया लग रही है। रेन शियासू ने गौरैया को कांच के काउंटर पर फेंक दिया। इसके लिए मुझे कितना मिलेगा? ओह माय, इतना कठोर मत बनो। तुम इसे कांच के एक महंगे टुकड़े पर फेंक रहे हो, गुंगवांग ने दुखी होकर कहा। उसने लंगड़ाती हुई गौरैया को उठाया और उसे अपने पास रखी धातु के तराजू पर रख दिया। 1.74 किलोग्राम। बुरा नहीं है, शियाओजू। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इस समय अंगवांग के झुरीदार हाथों की पंजे जैसी अंगुलियां सहज रूप से अबेकस पर कुछ गणनाएं करने वाली हैं। अबेकस के सोने को इधर उधर झुका जा रहा था, टिक टिक करके। आज बाजार का भाव 200 युआन एक प्रति 500 ग्राम है, इसलिए मैं इसे पकड़ने के लिए 700 दूंगा। इसे 900 युआन बनाओ। रेन शियासू ने कहा, अब लगभग सर्दी आ गई है और इन दिनों गौरैयाएं कम हैं, इसलिए 900 युआन सबसे कम कीमत है जिस पर मैं इसे बेचूंगा। बूढ़ा वांग नाखुश था क्योंकि उसने अपना एबेकस रेन शियासू के सामने धकेल दिया और कहा, मैं इस गौरैया को गढ़ में भेजूंगा ताकि उत्कृष्ट वर्ग खा सकूं। हालांकि गढ़ में मांस की कमी है, फिर भी हर चीज की एक निश्चित कीमत है। हमें इसे नियमानुसार करना होगा। जैसे ही इंग्लैंड वांग ने बोलना समाप्त किया, उसने देखा कि रेन शियासू गौरैया को वापस ले गया और दुकान से निकलने के लिए तैयार हो गया। उसने जल्दी से रेन शियासू की फटी हुई जैकेट्स की खींची। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं ओल्ड ली किचनों की दुकान पर कीमत की जांच करने जा रहा हूँ, रेन शियासू ने कहा। गुआंग वांग की पकड़ भी मजबूत हो गई। गढ़ के प्रबंधन से किसी ने विशेष रूप से बताया था कि वे आज विदेशी जानवरों को इकट्ठा करने के लिए बाहर आएंगे। ये खबर केवल उसे ही नहीं दी गई थी। बूढ़ा वांग मुस्कुराया, उसकी झुर्रियां प्रकट हो रही हैं। आप इसे कितने में बेचना चाहते हैं? रेन शियासू अभी भी जाना चाहता था। मैं इधर उधर पूछूंगा, उसके बाद हम फिर बात करेंगे। बूढ़ा वांग मुस्कुराया, तो क्या लियुवान को स्कूल के लिए देर नहीं होगी? ठीक है, 900 युआन ही सही। तुमने अभी क्या कहा? रेन शियासू ने शांति मांगी। नवीनतम कहानियां पढ़ें और novelben.com। तो क्या लियुवान को देर नहीं होगी? उससे पहले का वाक्य। आप इसे कितने में बेचना चाहते हैं? 1200। बूढ़ा वांग अजीब में था। कुछ देर बाद गुरु वांग को पैसे गिनते समय तकलीफ महसूस हुई। उसने अपनी उंगलियां थूक से भिगोई और बार बार पैसे गिने। उसे डर था कि कहीं वह गलत न बता दे। अंतिम रन की कीमत 1198 युआन थी। रेन शियासू ने भी अपनी ओर से कुछ रियायतें दी थीं। 1198 युआन में एक गौरैया का बिकना न तो मोटी हुई मुद्रा का नतीजा था और न ही गौरैया के बड़े आकार की वजह से। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि गढ़ 113 में रहने वाले लोगों को आमतौर पर ऐसे विदेशी जानवरों को खाने का मौका नहीं मिलता था। चीजें सुखद थी क्योंकि वे दुर्लभ थीं। बूढ़ा वांग कभी भी कोई बुरा व्यापार सौदा नहीं करेगा। जब वह इस गौरैया को किसी शक्तिशाली ग्राहक को फिर से बेचेगा, तब भी वह थोड़ा मुनाफा कमाएगा और उसका पक्ष भी जीत जाएगा। गंगवांग ने शर से रेन शियासू के हाथों में खुले पैसे थमा दिए। किसी को यह पता नहीं था कि वह क्या सोच रहा था जब उसने अपनी आवाज कम की और फुसफुसाया, शियासू, अगली बार जब तुम गौरैया पकड़ो तो उसे मत मारना। कुछ रईस लोग उन्हें जिंदा चाहते हैं और उन्हें उसी हालत में खरीदने के लिए और भी ज्यादा कीमत देंगे। रेन शियाओजू हैरान रह गया। वे एक जीवित गौरवान्वित क्यों हैं? ताकि वे उसे खुद मार सकें? नहीं, गुआंग वांग ने अपना सिर हिलाया और कहा, तुम्हें पता नहीं है ना? ऐसे लोग हैं जो उन्हें पालतू जानवर के रूप में रखते हैं। अध्याय 5, स्कूल। अनुवादक, लेगे संपादक, लेगे। पालतू जानवर के रूप में। वे उन्हें खाने के लिए नहीं खरीद रहे हैं। रेन शियासू हैरान था। क्या बर्बादी है? इस पर सारा मांस बढ़िया है। आप उस दुनिया को नहीं समझ पाएंगे जिसमें अमीर लोग रहते हैं। बूढ़ा वांग हंसा और बोला, मैंने सुना है कि कुछ 100 साल पहले अमीर लोग चील को पालतू जानवर के रूप में रखते थे। लेकिन क्या चील अब बहुत बड़ी और खतरनाक नहीं हो गई है? इसलिए अगली सबसे अच्छी चीज गौरैया है। बस देखो कि यह गौरैया कितनी भयानक दिखती है। ये बिल्कुल वैसी ही है जैसी अमीर लोग पसंद करते हैं। रेन शियासू ने कुछ देर तक इस बारे में सोचा। तो जबकि अभी भी बहुत से लोग ऐसे थे जिनके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं था, कुछ लोगों ने गौरैया को पालतू जानवर के रूप में रखना शुरू कर दिया था। लेकिन अगर वे इसे जिंदा खरीदना चाहते हैं तो मुझे इसे ज्यादा कीमत पर बेचना पड़ेगा। रेन शियासू ने कहा, जब ये पक्षी जिंदा होता है तो अगर आप सावधान न रहें तो ये लोगों को मार भी सकता है। ये बहुत खतरनाक है। अचानक रेन शियासू ने सोचा कि अगर गढ़ के बाहर के शरणार्थी दूषित हैं तो क्या गौरैया भी दूषित नहीं होंगी? या गढ़ के लोगों को सिर्फ इन शरणार्थियों से काम करवाना है? और दीवारें, क्या वे स्वाभाविक रूप से उन्हें एक पदानुक्रम में विभाजित करती हैं? आप जोखिम उठाकर ही अमीर बन सकते हैं। बूढ़ा वांग मुस्कुराया और बोला, चूंकि आप पूरी रात शिकार करने में लगे रह सकते हैं, इसलिए आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं। अगर आप एक जिंदा गौरैया पकड़ने का प्रयास करते हैं तो आप शायद अगले 6 महीनों तक काम करना बंद कर सकते हैं। इसके अलावा क्या आपने कुछ पैसे कमाने के बारे में नहीं सोचा है ताकि आप एक पत्नी पा सकें? पत्नी पाओगी? मेरी गांड, रेन शियासू ने चिड़चिड़ाते हुए कहा। बूढ़े वांग ने जानबूझकर रहस्यमय लहजे में कहा, बूढ़ी ली, जो बगल में रहती है, उसकी एक बेटी है जो आपके छोटे भाई लियुवान के साथ एक ही स्कूल में पढ़ रही है। वह वास्तव में एक अच्छी लड़की है। आपने जो कहा उसके आधार पर क्या ये बेहतर नहीं होगा कि मैं इस गौरैया को सीधे ओरली को बेच दूं? क्या तब भी मुझे आपके परिचय की जरूरत होगी? रेन शियासू ने अपना सिर यान लियुवान की ओर घुमाया और पूछा, क्या ओरली की बेटी आपकी सहपाठी है? हाँ, यान लियुवान ने सिर हिलाया। वह काफी बड़ी है। शू, वहां जाकर खेलो, बूढ़ा वांग झल्लाया।
ऐसा मानो कि मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि तुम मेरी दयालुता को मेरी बुरी नीयत समझ रहे हो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये देखकर कि वह लगभग रेन शियासू और यान लियुवान की बकबक में फंसने वाला था, बूढ़े वांग ने निर्णायक रूप से विषय बदलकर उन्हें रोक दिया। याद रखना, अगली बार जब तुम एक जीवित गौरैया पकड़ो तो उसे मेरे पास लाना। जरूर, रेन शियासू ने सिर हिलाया। हालांकि उसे जिंदा पकड़ना खतरनाक था, लेकिन असंभव नहीं था। उसने किराने की दुकान के चारों ओर देखा और पूछा, आप कॉटन पैडेड जैकेट कितने में बेच रहे हैं? ये जैकेट नए आए हैं और इनकी कीमत 500 युआन प्रति जैकेट है। आपको पता होना चाहिए कि मैंने 490 युआन प्रति जैकेट खरीदी है। मैं इन कॉटन पैडेड जैकेट को बेचकर कोई मुनाफा नहीं कमाना चाहता। गंग वांग ने कहा, आखिरकार एक मौत कम होने से एक जान बच जाती है। आप कितने दयालु हैं, रेन शियाओजू ने बेपरवाही से प्रशंसा की। मैं एक खरीदूंगा, जांच करके देखूंगा कि लियुवान को कौन सा पतला रखना चाहिए। भाई, अपने लिए भी एक खरीद लो, यान लियुवान ने जल्दी से कहा। जब बड़े लोग बात कर रहे हों तो बीच में मत बोलो। रेन शियाओजू ने भौहें सिकोड़ी। मुझे ठंड नहीं लग रही है। पैसा एक अच्छी चीज थी। गधों को नियंत्रित करने वाले संगठन सामान और सामग्री के वितरण को सुनिश्चित करने के लिए पैसे जारी करते थे। हालांकि यह विश्वास किया गया था, लेकिन इसके बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता था। यहाँ सर्दी बहुत ज्यादा थी, लेकिन उसे आपातकालीन स्थिति के लिए कुछ पैसे अलग से रखने थे। 30वीं सर्दी आने में अभी 1 महीने से भी ज्यादा का समय था, इसलिए रेन शियासू ने सोचा कि अगर वह एक और गौरैया पकड़ती है तो उसे एक और सूती पैडेड जैकेट खरीदने में देर नहीं लगेगी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि यान लियुवान के लिए अपनी मासिक शुल्क का भुगतान करने का समय आ गया था। रेन शियासू ने पुरानी चीनी की दुकान पर फिर से नजर डाली। उसकी नजर पुरानी चीनी के पीछे काउंटर पर टिकी थी। आप एंटीबायोटिक्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाएं कितने में बेच रहे हैं? तुम दवा खरीदना चाहते हो? बस ओल्ड वांग ने रेन शियासू के हाथ पर बंधी खून से सनी पट्टी देखी। तुम संक्रमित हो, तुम्हें ठीक दवा खरीदनी चाहिए। अगर नहीं तो तुम्हें संक्रमण हो सकता है और तुम मर सकते हो। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसकी कीमत कितनी है? रेन शियाओजू ने अधीरता से कहा। 210 युआन प्रति। गुंग वांग ने कहा, एंटीबायोटिक्स को लगातार 3 दिनों तक लेना होगा। मैं आपको 620 युआन में 3 गोलियां बेचूंगा और आपको आयोडिनोपोविडोन 1 का एक आवेदन मुफ्त दूंगा। मेरे पास यहां स्टॉक में केवल 10 गोलियां हैं। रेन शियासू ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, इसे नीचे की ओर गोल करने के बारे में क्या ख्याल है? यदि नीचे की ओर प्रयास करने से आपका मतलब शून्य हटाना है तो इसे बंद कर दीजिए, अंग वांग ने झल्लाकर कहा। रेन शियासू ने अपने साबुन को चटकाया और सूखी से दूसरी ओर देखा। भूल जाओ, मैं उन्हें नहीं खरीदूंगा। सर्दियों के दौरान सूजन असामान्य है। वह मुगा और यान लियुवान को स्कूल ले गया। जब वे अनाज की दुकान के पास से गुजरे तो रेन शियासू अंदर गए और काली रोटी की एक लंबी रोटी खरीदी। काली रोटी में कुछ ऐसा लपेटा गया था जिसे निगलने पर उनका गला खराब हो सकता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यान लियुवान ने काली रोटी चबाते हुए कहा, भाई, जब तुम घंटों में जाना चाहते हो तो तुम भी पूरी फीस क्यों नहीं देते और स्कूल क्यों नहीं आते? मुझे अभी भी शिकार के लिए बाहर जाना है। रेन शियासू ने कहा। बूढ़े वांग ने पहले जो कहा था उसके बारे में, आपके स्कूल में काफी अच्छी लड़कियां हैं, है ना? बेहतर होगा कि आप इतनी कम उम्र में प्यार में ना पड़ें। यान लियुवान ने जवाब दिया, मैंने सुना है कि पहले लोग 13 से 14 साल की उम्र में शादी कर लेते थे। हालांकि उसने पहले कभी इस तरह के मामलों के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन उसे रेन शियासू के साथ बहस करना अजीब और सुखद लगा। माउस के बीच खुशी तलाशना संभवतः मनुष्य के सबसे महान कौशलों में से एक था। रेन शियासू ने यान लियुवान के सिर पर एक थप्पड़ मारने का नाटक किया। हम अतीत में लोगों द्वारा किए गए कामों की तुलना कैसे कर सकते हैं? तुम अभी भी जवान हो। तुम जिस महिला के साथ अब संबंध बना रहे हो वह भविष्य में किसी और की पत्नी बन जाएगी। रेन शियासू ने इस विचार पर आश्चर्य व्यक्त किया। किसी और की पत्नी के साथ संबंध किसी कारण से काफी रोमांचक लगता है। भाई, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं क्यों नहीं समझ पा रहा हूं। यान लियुवान ने पलकें झपकाते हुए कहा। चले जाओ, मेरे साथ मासूम बनने का नाटक करना बंद करो, रेन शियासू ने झुंझलाकर कहा। स्कूल पूरे शहर में सबसे साफ और सुव्यवस्थित जगह थी। यह एकमात्र ऐसा घर भी था जिसका अपना अलग आंगन था। बाहर से अंदर आने पर आंगन में उचित दूरी पर उगाई गई फसलें देखी जा सकती थीं, हरी प्याज, लहसुन के अंकुर, आलू, गोभी और कई अन्य। रेन शियासू को लगा कि स्कूल जैसी जगह के चारों ओर बांस के पेड़ उगने चाहिए। लेकिन फिर आजकल भोजन आसानी से उपलब्ध नहीं होने के कारण इन सब्जियों को उगाने के लिए जगह मिलना काफी सौभाग्य की बात थी। इस तरह रेन शियासू की इच्छा थी कि यान लियुवान बड़ा होकर शिक्षक बने। ऐसा इसलिए नहीं था कि वह शिक्षकों का बहुत सम्मान करता था, बल्कि इसलिए कि उसे लगता था कि शिक्षक बनना सुरक्षित है। उन्हें कुछ सब्जियां उगाने के लिए अपना खुद का आंगन रखने का विशेषाधिकार भी था। इसके अलावा कोई भी कभी भी उनकी फसल नहीं चुराएगा। ये बहुत ही अद्भुत बात थी। आमतौर पर कहें तो रेन शियासू की इच्छाएं हमेशा बहुत सरल रही हैं। यान लियुवान ने अपनी ट्यूशन फीस ली और कक्षा में चला गया। रेन शियासू दीवार के ऊपर बैठ गया और कक्षा के अंदर जो पढ़ाया जा रहा था उसे सुनने लगा। चूंकि वह ट्यूशन फीस का भुगतान नहीं कर सकता था, इसलिए उसे इस तरह से छिपकर सुनना पड़ा। शिक्षक कभी कभी छात्रों को ये कहानियां सुनाते थे कि अतीत में मानव सभ्यता कितनी शानदार थी। हालांकि सच कहूं तो शिक्षक ने भी ऐसा समय नहीं देखा था। अब वे जो कुछ भी उन्हें बता रहे थे वह मौखिक रूप से बताया गया विवरण था, इसलिए सच्चाई शायद पहले ही विकृत हो चुकी थी। हालांकि यह बहुत विश्वसनीय नहीं था, फिर भी रेन शियासू इससे मोहित हो गया। कभी कभी रेन शियासू यान लियुवान से ऐसी जानकारी के बारे में सवाल पूछता था जो उसे समझ में नहीं आती थी या सुनाई नहीं देती थी। इससे यान लियुवान को बहुत परेशानी होती थी, क्योंकि अगर वह उसका जवाब नहीं दे पाता था तो यह दर्शाता था कि उसने पाठ के दौरान ध्यान नहीं दिया। इसलिए जब भी रेन शियासू पाठ में भाग लेने के लिए मौजूद होता था, यान लियुवान कक्षा के दौरान असाधारण रूप से चौकस रहता था। किसी कारण से यान लियुवान को यह स्वीकार करना पड़ा कि जब उसका भाई गंभीरता से सीख रहा था तो वह काफी आकर्षक लग रहा था।
यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि ज़ियाओयू खुद को उसके सामने फेंक देगी। शिक्षक कक्षा में किताब पकड़े हुए थे और कुछ सो रहे छात्रों को उदास आंखों से देख रहे थे। फिर उन्होंने रेन शियासू की ओर देखा, जो खिड़की के बाहर दीवार के ऊपर था। उन्होंने यान लियुवान से कहा, जब तुम आज वापस आओ तो अपने भाई से कहो कि वह भविष्य में यार्ड में आकर मेरे पाठ सुन सकता है। ठीक है, यान लियुवान खुशी